बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम है वीक लिंक्स इन द प्लॉट ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन का जो नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से जेन ऑस्टन का जो प्लॉट है वो वीक है, तो जो 9 पॉइंट्स मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं वो लिख सकते हैं, या फिर अगर जस्टिफिकेशन मांगी जाए कि क्यों लोग कहते हैं कि वीक है तो आप पॉइंट्स लिखेंगे एंड देन जस्टिफाई करेंगे कि नहीं ये वजह ये थी इनके पॉइंट लिखने की या ये लिंक बनाने की, इस वजह से जेन ऑस्टन का ये जो प्लॉट है वो वीक नहीं है। तो हर तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिसमें लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक ये वीडियो फ़ौरन पहुँच जाया करेंगी। अब चलते हैं मेरी वेबसाइट की तरफ www.bsen.com, जिस पे नोट्स PDF आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ये जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये एक बहुत ही शानदार प्लॉट कंस्ट्रक्शन है जेन ऑस्टन की, जो कि एक फैमिली रोमांटिक एंड ड्रामेटिक मूवी नॉवल इसके ऊपर लिखा जा चुका है और मूवी बन चुकी है। इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, लेकिन एक ग्रेजुअल इंक्रीज है। जैसे ही नॉवल स्टार्ट होता है तो इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के साथ फिर राइजिंग एक्शन आता है, राइजिंग एक्शन के बाद हमारे पास क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स के बाद रेजोल्यूशन आता है, फिर आखिर के अंदर इसका कंक्लूजन आता है। तो एक परफेक्ट प्लॉट है। लेकिन क्रिटिक्स जो हैं, कुछ एक लोग जो क्रिटिसिज्म करना जानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जेन ऑस्टन के जो प्लॉट है ना, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए हैं जो कि अननेसेसरी हैं। मैं वो इवेंट भी आपको बताती हूँ कि वो कौन से इवेंट कहते हैं, और ये भी बताती हूँ कि किस तरीके से वो इवेंट जो है वो जस्टिफाइड हैं और वो बेतुके इवेंट्स नहीं हैं। आप इनके ऑपोजिट भी लिख सकते हैं और इनके हामी भी लिख सकते हैं। जो पहला इवेंट मेरे पास मौजूद है वो मिसिज रेनॉल्ड का है। मिसिज रेनॉल्ड कौन? वो जो डार्सी के घर में आया का काम करती हैं, या डार्सी के घर को जो पिम्बरली में उसका महल मौजूद है उसकी मैनेजमेंट करती हैं। जब एलिजाबेथ पिम्बरली को विजिट करती है और डार्सी का घर विजिट करती है तो वहाँ वो मिसिज रेनॉल्ड से मिलती है। मिसिज रेनॉल्ड उसको बताती हैं कि डार्सी किस तरीके से बहुत ही एक स्वीट इंसान है, जनरस है और एक गोल्डन हार्टेड बॉय है। उनके लफ्ज हैं जो कि मैं कोट कर रही हूँ, वो कहती हैं द बेस्ट लैंडलॉर्ड एंड द बेस्ट मास्टर। वो कहती है कि सबसे अच्छा जो है ये जागीरदार ज़मींदार है और सबसे अच्छा मास्टर है, उसके लिए कहती हैं। और ये बात जो है अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स वो ये कहते हैं कि कैसे कह दिया, जबकि डार्सी जो है वो इग्नोरेंट नज़र आता है। जैसे वो नीदरलैंड की बॉल में आता है, यानी कि नीदरलैंड जहाँ पे एलिजाबेथ रहती है, और वहाँ पे जब मिस्टर बिंगली एक बॉल रखते हैं, डांसिंग बॉल, तो उसके अंदर वो जो पार्टिसिपेट करता है तो वो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गरूर एक सरिया होता है उसके अंदर जो नज़र आ रहा होता है। और जेन ऑस्टन के अपने डायलॉग्स हैं इससे रिलेटेड, वो कहती हैं कि हिज मैनर गेव अ डिस्गस्ट वाइल टर्न दैट टाइड ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, यानी कि जब उसने चीज़ों को देखा तो उसे डिस्कस्टिंग लगी, और ये वो वजह थी कि लोगों ने उसको डिस्कस किया, ये उसकी पॉपुलैरिटी का एक वजह बनी। उसके बाद वो कहती है कि ही वॉज डिस्कवर्ड टू बी प्राउड, यानी कि उसे लोगों ने ऐसे जाना कि वो प्राउड था, टू बी अबव हिज कंपनी, अपने तमाम लोग जो एरिस्टोक्रेट मौजूद थे उनसे ऊपर था, एंड अबव बीइंग प्लीज्ड, और ऊपर जब वो था तो वो वहाँ पे मगरूर था, आम बंदे की तरह नहीं रह रहा था। तो ये परफेक्टली बताती है इस बात को कि एलिजाबेथ ने जैसे डार्सी को परसीव किया कि वो प्राउड है, वैसे ही ऑडियंस ने, हमने भी नॉवल पढ़ने के बाद ऐसे ही डार्सी को परसीव किया। लेकिन डार्सी क्या निकला? उसकी नौकरानी क्या कहती है कि वो बेस्ट हार्ड मास्टर है। अब उसकी जस्टिफिकेशन क्या दी जा सकती है इस क्रिटिसिज्म की? इस क्रिटिसिज्म की जस्टिफिकेशन नॉवल के अंदर खुद दी गई है। डार्सी की जो बहन जॉर्जियाना है वो बार बार बताया जाता है कि वो एक शाय और रिजर्व इंसान है, लोगों से एक्वेंटेड नहीं होती। सेम डार्सी भी वैसा है। डार्सी के अपने लफ्ज़ हैं, वो ये कहता है एलिजाबेथ से कि आई डोंट हैव अ टैलेंट जो दैट सम पीपल पोजेसेस, यानी कि मेरे पास वो टैलेंट नहीं है जो लोग पोजेस करते हैं, और वो है कन्वर्सिंग ईजिली विद दोज आई हैव नेवर सीन बिफोर, यानी कि उन लोगों से कन्वर्सेशन करना जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला। आई एम इल क्वालिफाइड टू रिकमेंड माई सेल्फ टू स्ट्रेंजर्स, यानी कि मैं लोगों से मिल नहीं सकता या घुल मिल नहीं सकता। तो डार्सी के अपने अल्फाज भी हैं, सेम जो जॉर्जियाना की तरह शाय भी है। तो ये पहला क्लेम जो जस्ट दिया जाता है कि डार्सी तो प्राउड लोग परसीव करते हैं, और अचानक से कैसे उसकी मासी ने कह दिया कि भाई ये बहुत अच्छा है,
तो इसको यहाँ नॉवल में जस्टिफाई करती हैं आगे। फिर कुछ क्रिटिक ये कहते हैं कि मिसेस बेनेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक सिली खातून दिखाई गई हैं, जबकि उनकी 5 जवान बेटियां होती हैं, तो 5 जवान बेटियों की माँ सिली नहीं हो सकती। ये एक ऑब्जेक्शन उठाते हैं। लेकिन जेन ऑस्टन ने करेक्टर ही वो ऐसा बनाया मिसिस बेनेट का, उस वक्त की औरत का, जो कि चाह ही ये रही होती है, ऑल्दो उसकी समझदारी हो, ऑल्दो उसके अंदर चीज़ें मौजूद हो, लेकिन उसका जो मेन मकसद है ना वो यही था कि अपनी बेटियों को सिक्योर किया जा सके, और उसके लिए उसने हर तरीका इख्तियार किया जो कि उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, और उसका वो एक करेक्टर डेवलप किया, यानी कि वो उसका करेक्टर ही ऐसा दिखाया गया और लोग ऐसे होते भी हैं। जो तीसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो वेकम है, वेकम का करेक्टर बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिखाया गया नॉवल के अंदर, और बार बार उसका जिक्र किया गया कि वेकम जो है वो फॉयल है डार्सी का। फॉयल करेक्टर एक ऐसा करेक्टर होता है जो मेन करेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर मेन करेक्टर जो है वो नेक है तो जो उसका फॉयल करेक्टर होगा वो नेक नहीं होगा, उसके अंदर नेकी नहीं पाई जाएगी। अगर मेन करेक्टर जो है वो सच बोलता है तो जो उसका फॉयल करेक्टर होगा वो झूठ बोलता होगा। तो फॉयल करेक्टर ऑपोजिट होता है। वेकम फॉयल करेक्टर था बेसिकली डार्सी का। अब इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि वेकम डार्सी का जो है ना वो फॉयल करेक्टर था, उसको चार्मिंग बताया गया लेकिन दिखाया नहीं गया। सेम शार्लेट के मामले में भी था कि शार्लेट जो एलिजाबेथ की बहन थी वो एलिजाबेथ का फॉयल करेक्टर था। तो ये वेकम और जो शार्लेट है ये दोनों चालाक होते हैं, ये दोनों मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, ये दोनों फ्लर्टियस होते हैं, ये दोनों जो होते हैं पैसों के पीछे भागते हैं, और ये दोनों फॉयल करेक्टर होते हैं। तो इन दोनों का मवाजना करने के लिए इन दोनों करेक्टर को इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई जेन ऑस्टन ने, क्योंकि ये एक फॉयल करेक्टर्स थे। उसके बाद 2 सिस्टर हैं एलिजाबेथ की, मैरी और कैथरीन। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इनको क्यों डाला गया जब इनको प्लॉट के अंदर दिखाना ही नहीं था, प्लॉट की डेवलपमेंट में इनका कोई काम ही नहीं है, ये शुरू से लेकर आखिर तक सेम ही रही हैं, तो प्लॉट के अंदर इनका क्या डाला गया। तो जेन ऑस्टन ने इनको क्यों दिखाया? जेन ऑस्टन ने इन दोनों कैरेक्टर को पैरेललिज्म और कंट्रास्ट के लिए दिखाया। ये 2 सिस्टर्स जैसे कि पेयर था जेन का एलिजाबेथ के साथ पेयर था, और ये पेयर इंटरेस्टिंग पेयर था। इन दोनों के अंदर दोनों बहनें इंटेलिजेंट थी, गुड मैनर थी, स्वीट टेम्पर्ड थी। हाँ, जेन जो थी वो बातें करना और लोगों को जजमेंट पास नहीं करती थी, जबकि एलिजाबेथ चालाक थी, वो ये कर लेती थी। सेम जो बाकी अदर सिस्टर्स दिखाई गई जिनके अंदर मैरी और कैथरीन है, कैथरीन को किटी भी कहते हैं, तो वो क्या दिखाई गई? वो सेल्फिश दिखाई गई और वो मोरालिटी को कुचलती हुई दिखाई गई। और सेम हमें लिडिया की कहानी तो पता ही है, लिडिया भी आगे एक ऐसा करेक्टर आती है जिसकी डेवलपमेंट नहीं होती। अब उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, वो करेक्टर इसलिए दिखाए गए पेयर की सूरत के अंदर दिखाए गए ताकि एलिजाबेथ और जेन को ऊपर दिखाया जा सके कि इंटेलेक्चुअल लोगों में और डम लोगों में क्या फ़र्क होता है। फिर जो 5th पॉइंट आता है वो ये कि लिडिया और वेकम की जो इलोपमेंट थी, जो उनका भाग जाना था, वो एक अननेसेसरी डाइग्रेशन था, यानी कि वो ज़रूरत नहीं थी उसकी, फिर भी उसको दिखाया गया। लेकिन जेन ऑस्टन इसको डिफेंड करती हैं, वो कहती हैं कि लिडिया की नेचर शुरू से ही नज़र आती थी कि फ्लर्टियस है, और वो तमाम ऑफिसर्स और बस एक अच्छा सा इंसान सिक्योर करना चाह रही थी। अच्छे से इंसान से मुराद ये कि एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी सिक्योर करना चाह रही होती है। और सेम उसकी इलोपमेंट जो है वो लोग कहते हैं अननेसेसरी है, लेकिन ये इलोपमेंट ही डार्सी और एलिजाबेथ के कंक्लूजन को लेके आई। अगर ये कैटास्ट्रॉफी या अगर ये ना होती नॉवल के अंदर तो जे एलिजाबेथ और डार्सी दोनों कभी भी करीब ना आ सकते। जो 6 पॉइंट आता है वो ये आता है कि एलिजाबेथ जो है वो शार्लेट के घर पे रहने क्यों गई। शार्लेट बस उसकी एक बेस्ट फ्रेंड ही होती है, और उसकी शादी भी उससे हुई होती है, उस इंसान से, मिस्टर कॉलिन से हुई होती है जिसने उनके लिए उस रिश्ता डाला होता है एलिजाबेथ के लिए, और रिश्ता डाल के एलिजाबेथ ने बहुत बुरे तरीके से मना किया होता है। तो एलिजाबेथ की तुक नहीं बनती है वो शार्लेट के घर पर जाके रही। और ये चीज़ जेन ऑस्टन किस तरीके से डिफेंड करती हैं, वो ये कहती हैं कि एलिजाबेथ है ना वो शार्लेट से सच्ची मोहब्बत करती होती है और उसकी एब्सेंस को बड़ा महसूस करती है। वो क्या कहती है कि एब्सेंस हैड इंक्रीज हर डिज़ायर ऑफ seeing Charlotte again and weakens her disgust of Mr. Collins। यानी कि मिस्टर कॉलिन्स से वो जो नफरत करती होती है एलिजाबेथ, ये बुरा समझती है, वो भी एक साइड पे रखने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो शार्लेट से सच्ची मोहब्बत करती है। और नेक लोग, सही लोग ऐसे ही होते हैं कि वो जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे अच्छी मोहब्बत करते हैं, अच्छे तरीके से मोहब्बत करते हैं। और अगेन एलिजाबेथ का ट्रिप जो है एलिजाबेथ के लिए अच्छा साबित होता है। उसके बाद एलिजाबेथ और डार्सी की हंसफोर्ड के अंदर जो मीटिंग होती है वो एक स्ट्रेंज इंसिडेंट माना गया कि एलिजाबेथ अगर शार्लेट से मिलने चली भी गई है तो उसे क्या ज़रूरत है कि वहाँ पे वो डार्सी से टकराए, वो तो लेडी कैथरीन से मिलने गई है। लेकिन जेन ऑस्टन इसको इसलिए इस तरह डिफेंड करती है कि लेडी कैथरीन का नेफ्यू है डार्सी,
उसका वहाँ पे होना या ना होना एक नेचुरल फिनोमेना है। वो अपनी जाके मिल सकता है, वो अपनी पुप्पो से या उसकी जो खाला लगी उनसे जाके मिल सकता है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। और वहाँ पे एक और चीज़ होती है और वो है कर्नल फिट्ज़विलियम, जो कि एलिजाबेथ की तरफ इंटरेस्ट दिखाते हैं। एंड अगेन वो डार्सी की कुछ बातें उसके सामने शो करते हैं, जिससे एलिजाबेथ और डार्सी के दरमियान में कन्वर्सेशन क्वाइन होती है। अगेन जो 8th पॉइंट है वो ये है कि डार्सी का जो लेटर था वो सही सेंस नहीं रखता था, वो इनकन्सिस्टेंट था, क्योंकि डार्सी एक तो एक्सप्रेसिव नहीं था, और अगेन वो ना सिर्फ अपने लव को एक्सप्रेस करता है बल्कि वो एक लेटर भी लिख डालता है, और वो लेटर की यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती, तुक नहीं बनती नॉवल के अंदर। लेकिन जेन ऑस्टन इसको इस तरह डिफाइन करती हैं, वो कहती हैं कि डार्सी एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान होता है, सेंसेबल होता है, लेकिन जब वो प्यार में पड़ता है तो वो पुट्ठी हरकतें करता है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करता है जस्ट टू प्लीज एलिजाबेथ, जस्ट टू हैव हर, जस्ट टू कन्विंस हर दैट ही हैज़ चेंज्ड। और ये वो करता भी है थ्रू बाय एनी मीन, जैसे कि लिडिया की एलोपमेंट के अंदर उस लिडिया को बचाना, वेकम का पर्दा हटाना, जेन के बारे में बिंगले दोनों को मिलाना, तो वो सारी चीज़ें और ये लेटर लिखना, ये सारी बातें डार्सी कर रहा होता है एलिजाबेथ की मोहब्बत में बढ़ के। 9th पॉइंट क्या होता है? 9th पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि पिम्बरली के अंदर जो मीटिंग होती है एलिजाबेथ की डार्सी के साथ, वो मीटिंग कोई सेंस नहीं रखती, यह मीटिंग इम्प्रॉबेबल है। यानी कि क्यों हुई, जैसे कि इसकी कोई तुक नहीं बनती प्लॉट के अंदर। वैसे ये एक बहुत ही भोंडा सा क्रिटिसिज्म है, लेकिन क्योंकि उसका घर है वो अपने स्टेट में मौजूद हो सकता है, और एलिजाबेथ भी विजिट के लिए, टूर के लिए गई हुई होती है, तो हो सकता है कि स्टेट ही पूरी उसकी है और महल भी उसका है, और वहाँ पे लोग और भी विजिट करने के लिए आते हैं, तो एलिजाबेथ जा सकती है, मिल सकती है। टोटली एक लॉजिकल सी चीज़ है उनका टकराना, ये मिलना, और ये थोड़ा सा इसको ड्रामेटिक भी कर देता है और इसको थोड़ा सा लॉजिकल भी कर देता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके अंदर ये 9 ऐसे वीक लिंक्स क्रिटिक्स बताते हैं, मैंने 9 आपको वीक लिंक्स भी बता दी हैं और उनकी जस्टिफिकेशन भी दे दी है, और नॉवल से जितनी कोटेशन हम ले सकते थे वो भी ली है। उम्मीद है कि सवाल समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो दोस्तों के साथ आज भी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल